बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जिसको घुमसान की लड़ाई कहते हैं वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज़ को नुकसान पहुँचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज़ को जिनके ज़रिए से हम तेल निकालते हैं और पहुँचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये ईरान ने पहले कह दिया था। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले अनाउंसमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ट्रंप ने कहा कि कुछ देर पहले मेरी हदायत पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता की तारीखी ताकतवर तरीन बमबारी की कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। यानी सादा बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडल ईस्ट की तारीख में कभी इतनी खौफनाक बमबारी नहीं हुई जितनी खौफनाक बमबारी अभी मेरे हुक्म पे अमरीकी फौज ने की है। ईरान का एक जजीरा जो है वो ताज कहलाता है, यानी ये बड़ा ख़ास जजीरा है ईरान का। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जजीरा खर्क इसका नाम है, और ये आबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन कोई 300 मील के फासले पर है। यानी अगर आप पर्शियन गल्फ देखें ना, तो जहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ है उससे अगर आप पाकिस्तान के अपोजिट साइड पे जाएं, दूसरे ममालिक जहाँ पे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ऊपर जाके कतर है, इस तरफ अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे ये जजीरा मिलता है। ये जजीरा खर्क अगर आप नक्शे के अंदर देखें तो ये आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये 300 मील दूर है आबनाए हुर्मुज़ से, और ईरान की जो मेन लैंड है, जो ईरान की मेन सरजमीन है, वहाँ से ये लगभग समुद्री रास्ते से 25 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जजीरा तो छोटा सा है, 20 मुरब्बा किलोमीटर इसका जो टोटल रकबा है, यानी इतना बड़ा जजीरा नहीं है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ये वो फैसिलिटी है जहाँ से वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भिजवाता है। जब भी वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी जाता है उनके शिप यहाँ से जाते हैं, वो यहीं से फैसिलिटेट करते हैं। और कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरान का 80 से 90% तक पेट्रोल, कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 80% और कुछ कहती हैं कि 90%, वो यहाँ से जाता है। तो ईरान की जो आमदन है उसका ज़्यादा इन्हिसार भी पेट्रोल के ऊपर है। और अगर यहाँ पे चोट लगाई है अमेरिका ने, तो वो रिस्क ले लिया है जिसके बाद एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं जो रवाना हुए थे। इनके 2 मिशन बताए गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जनाब मैंने ये कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि मैंने ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तबाह नहीं किया। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा इन्होंने कितनी तबाही की है और किस नौइयत की तबाही की है। और इन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे हथियार बड़े शानदार हैं, मेरी फ़ौज बड़ी शानदार है, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ौज को सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा फ़ौज को मुनज़्ज़म किया है। ईरान के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जिससे वो हमसे बच सकें। अब ईरान को वो कह रहे हैं हम इतना तबाह करेंगे कि वो दुनिया को धमका नहीं सकेगा। खासतौर पे मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इसराइल से थोड़ा सा अलग किया है गुज़िश्ता चंद दिनों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने हर स्टेटमेंट के अंदर इसराइल का तस्करा करता था, अपने हर स्टेटमेंट के अंदर नेतन्याहू की बात करता था, अपनी दोस्ती की बात करता था, अपने दोस्तों की बात करता था, इसराइल के साथ ताल्लुक़ की बात करता था, इसराइल की हिफाजत की बात करता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं कर रहा, बल्कि एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि इसराइल एक अलग मुल्क है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है, और हम एक अलग मुल्क है, हमारी अपनी एक अलग पॉलिसी है। और ये कहने के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ये एलिगेशन लग गया अमेरिका में कि ये लड़ाई तो इसराइल की लड़ाई थी, अमेरिका ने इस लड़ाई को किस खुशी में लड़ा है, और अमेरिका अपने फौजियों की कुर्बानियां इस लड़ाई में किस खुशी में दे रहा है। अगर ईरान से खतरा था तो इसराइल को था, अमेरिका को तो नहीं था। तो अमेरिका क्यों ये कुर्बानी दे रहा है? अब अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता का नाम लेता है, खलीजी ममालिक का नाम लेता है, आलमी मंडियों का नाम लेता है, आबनाए हुर्मुज़ का नाम लेता है, बल्कि शुरू में वो इसराइल का नाम लेता था, अब वो नहीं लेता। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होगा। क्योंकि देखें ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्द-ए-अमल का कहा उन्होंने वो रद्द-ए-अमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज़ आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया।
ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हम आप नए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि वो जो बंकर्स बनाए हुए हैं इसराइल ने, वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं हैं जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इतलात भी आ रही हैं। अब ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया है। अब इसका रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से क्या आता है? अगर ये रद्द-ए-अमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहां पे है, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन ने कहा। इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहला नाम रखा गया वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई का नाम रखा गया, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। अच्छा, इनके बारे में ना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि नए सुप्रीम लीडर जख्मी है और हम ये बात जानते हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने यह बताया कि जी बिल्कुल वो जख्मी है, लेकिन वो अपने दफ्तरी काम कर रहे हैं और मामूली जख्मी है। और उनका एक बयान भी आपने ऑडियो बयान भी उनका आ चुका है, और ईरान के अंदर जो फैसले आम तरीन वो अपनी शूरा के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये जेडी वेंस ने कहा कि इससे दबाव पड़ता है ना कि हमें पता है वो जख्मी है, लेकिन जवाब ईरान का आया कि नहीं वाकई जख्मी है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें फिक्र वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। उनमें से किसी एक हमले में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई जो हैं वो जख्मी हो गए थे। अब नाजरीन ने इनाम रख दिया, एक तो आयतुल्लाह खामनई पे 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे जो बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। फिर और लोग हैं, इनमें जो ईरान की इराकची हैं उनका भी है, और बहुत सारे लोग हैं उनके नाम है, ये सारे आपको टीवी पे सारा दिन नज़र भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं आप जानते हैं। और 4 लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिकन को नाम भी नहीं उन्होंने दिया और ना उनकी तस्वीर है अमेरिकन के पास, लेकिन वो कहते हैं जी हमें इनके बारे में बताया जाए। अब देखते हैं कि ये अमेरिका को इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले तो जो इसराइल का एक नेटवर्क था ईरान के अंदर जासूसी का, उसके ज़रिए से वो पता करवा लेते थे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन है, लेकिन जासूसी का नेटवर्क बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसियाँ दी थी, पकड़ा था 2025 में भी और 2026 में भी। तो अब शायद वो नेटवर्क वैसे काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने फिर इनाम रख दिया सर पे। दूसरी जानिब एक अपील जो है वो ईरानियों ने भी कर दी है। ईरानी फौज ने और हुकूमत ने अपील की है कि हम अपने अरब भाइयों से अपील करते हैं कि वो निशानदेही करें कि 11,000 अमरीकी फौजी कहाँ कहाँ छुपे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अटैक शुरू किए अमरीकी अड्डों पर, तो एक पॉलिसी के तहत अमरीकी फौजियों को निकाल कर आबादी वाले इलाकों में छुपाया गया, उन्हें निजी होटलों में और निजी जगहों पर मुंतकिल किया गया, और वो हमारे अरब भाइयों को ढाल बनाना चाहते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि उन्हें किसी जगह पे अरब भाई पनाह ना दें और उनके बारे में हमें आगाह करें कि ये कहाँ कहाँ छुपे हैं, ताकि इन्हें निशाना बनाया जा सके। अब एक तरफ एक अपील की है अमेरिका ने और दूसरी तरफ एक अपील कर दी है ईरान ने भी। एक खबर और है इसके साथ आप जोड़ के देख लें, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मजीद फोर्सेस को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है गल्फ में, यानी खलीजी इलाकों में। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो इतला आई है उस इतला के मुताबिक लगभग एक मजीद जंगी बेड़ा वो जा रहा है, अमरीकी मरीन्स की एक बड़ी तादाद जा रही है, को 5,000 अमरीकी फ़ौजी जो है वो इस खित्ते में मजीद पहुंचाए जाएंगे। और इसके अलावा एयरफोर्स और बहरी जहाज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो करीब लेकर जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो ईरान के ऊपर मजीद हमले करना चाहते हैं। अब अमेरिका के अंदर शदीद मुखालफत हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? क्या वाकई वो अपनी फ़ौज को ईरान की सरजमीन पे उतारना चाहते हैं?
क्योंकि देखें यूरेनियम के हवाले से उनके पास कोई मंसूबा है नहीं। ईरान के पास जो तैयार यूरेनियम है जिसको वो एटम बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, लगभग 450 किलो उनके पास है। इस पे पुतिन ने एक ऑफर दी है डोनाल्ड ट्रंप को। जो रूसी सदर है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम ये यूरेनियम उठाकर रशिया ले जाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी ये नहीं होगा। ये ऑफर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी। और ईरान से तो भी बात ही नहीं हुई इस बारे में। ईरान अपनी यूरेनियम देता भी है या नहीं देता ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन वो यूरेनियम है कहां, वो जहां भी है वो इतनी महफूज है कि जमीन की बहुत नीचे तह के अंदर उन्होंने रखी है कहीं। देखिए अमेरिका का जो सबसे बेहतरीन बमबार तैयारा है वो B-2 बम्बर तैयारा, B-52 ये तैयारे हैं। इनके जो बम हैं वो स्ट्रक्चर्स को तोड़ देते हैं और वो बंकर तोड़ देते हैं, बंकर बस्टर्स हैं, यानी वो जाते हैं और जाकर जो जेरे जमीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जेरे जमीन स्ट्रक्चर बहुत नीचे है जमीन के अंदर तो फिर उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सैकड़ों फुट नीचे जो है वो ईरान ने, और वो मट्टी की लेयर है, कंक्रीट की लेयर जो है उसको वो तोड़ देते हैं मिसाइल्स। मट्टी की लेयर के अंदर घुसना वो बहुत मुश्किल होता है, और जो मट्टी है या जो कुदरती जो अवामिल है उनके अंदर से गुजरना बम का इतना आसान नहीं होता। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए बम डिजाइन किया जाता है। तो अब जो बम्स हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पे ईरान ने अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स या अपना जो उनके पास एटम बम बनाने की सलाहियत का जो सिस्टम है या जो उनके पास यूरेनियम है उसको जहां रखा हुआ है वहां अमेरिका की एक्सेस नहीं हो पा रही। उन्हें जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। क्या अमेरिकन इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ईरानी तो कह रहे हैं कि जमीन पे उतरे तो हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, हम तो इनका इंतजार कर रहे हैं 50 साल से। और ईरानियों ने ऐसा लगता है बड़ा लंबा अरसा तैयारी की है इस जंग की। जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल मारे, इस पर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले ने अमरीकी हुकाम को हैरान कर दिया और हिला कर रख दिया। तेहरान ने खलीजी ममालिक पर 3000 से जायद मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, 3000 से जायद, जबकि इसराइल की तरफ से सैकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अमरीकी ऑफिसर जो हैं मिलिट्री के और साबिक ऑफिसर वो ये कह रहे हैं कि ईरानियों ने बहुत कम वसाइल से बहुत ज्यादा कुछ करने का कारनामा सरंजाम दे दिया है, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। सस्ते शहीद ड्रोन ने रेडार, बंदरगाहें, फौजी अड्डे और तेल की तनसीबात को निशाना बनाने में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है। अमरीकी हुकाम अब मान रहे हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि ईरानी इस तरह का रद्द अमल देंगे। और अभी एक और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और ये नुकसान हुआ है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के जहाज खड़े हुए थे, और ये वही जहाज हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं जहाज़ों में, और बड़े कीमती जहाज हैं ये। इससे पहले आपको याद है ना कि एक दिन पहले इराक के अंदर इन्होंने कहा जी एक हादसा हो गया और 2 जहाज आपस में टकरा गए। एक को लैंड कर लिया गया, वो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, दूसरा तबाह हो गया। उसके अंदर 6 अमरीकी सवार थे, वो 6 के 6 मारे गए। अब ये तो अमेरिका मान रहा है कि उनका ये नुकसान हुआ, लेकिन इसी तरह के 5 जहाज जो हैं वो तबाह हो गए हैं, कुछ मुकम्मल और कुछ जुज़वी तौर पे, और ये रीफ्यूलिंग करने वाले तैयारे थे। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वो ये बता रहे हैं जनाब कि एयरफोर्स के तैयारों को नुकसान पहुंचा है, और ये वो तैयारे हैं जो रीफ्यूलिंग का काम करते हैं बाकी तैयारों के लिए। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां ना एकदम लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि एक वाकया ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वजीर खजाना है अमेरिका का, सेक्रेटरी खजाना आप इसे कहते हैं, स्कॉट बेसेंट, ये एक इंटरव्यू दे रहा था। लाइव इंटरव्यू में अचानक से इसे आवाज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आपसे बात करना चाहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर ने आपको बुलवाया है। तो ये जब सदर को मिलकर आया और वापसी पर आकर बैठा तो पहला क्वेश्चन सदर से मुलाकात के हवाले से किया गया कि क्या वो ठीक है। तो इसमें ये जो सेक्रेटरी खजाना है ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और इसकी आवाज़ में काफ़ी लर्जिश थी, यानी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अगर वो आप सुने इंटरव्यू का हिस्सा निकाल के तो मैंने सुना वो एक नॉर्मल आदमी लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत शदीद परेशान है। ये चीज़ें बताती हैं कि सदर के आसपास बड़ा टेंशन का माहौल बना हुआ है और चीज़ें नॉर्मल नहीं है जिस किस्म के हमले वो कर रहे हैं। फिर नेतन्याहू के हवाले से अफवाहें आ रही हैं कि नेतन्याहू पता नहीं कहाँ चला गया। अब नेतन्याहू इसराइल में तो मौजूद नहीं है, ये तो बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं, और कोई दावा नहीं करता कि वो इसराइल में है। ये कहा जाता है कि नेतन्याहू या तो हवा में ट्रैवल करता रहा है पिछले दिनों, या अब किसी और जगह पे, महफूज जगह पे चला गया है। और नेतन्याहू की एक जो वीडियो आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बाद लोग बड़े वसूख से दावा कर रहे हैं कि इसमें इसकी कभी 6 उंगलियां नजर आती हैं, कभी 5 नजर आती हैं।
और दांतों का डिज़ाइन और बाकी चीज़ें, तो वो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई करार दे रहे हैं। तो ये तो बहुत आगे है ना, अमेरिका और इसराइल तो बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, हम लोग तो भी बहुत पीछे हैं, बहुत, वो हमसे कई साल आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो अब ये दावा किया जा रहा है, लेकिन देखें अभी तक ये अफवाहें हैं, इनकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और जो बहुत बड़ा इशू है, वो इशू है एप्स्टीन फाइल्स का। अब इसमें इल्हान उमर, आप जानते हैं खातून को, और ये बड़ी शानदार पॉलिटिशियन है, अमेरिका से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 मरतबा आया है। अंदाजा करें आप, एक आदमी का 38,000 मरतबा नाम आ गया एप्स्टीन फाइल्स में। और आप सब जानते हैं ये फाइल्स क्या हैं। ये मासूम और कम उम्र लड़कियों के साथ जुल्म और ज्यादती की एक पूरी दास्तान है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोग अपनी अयाशी के लिए मुंह काला करते रहे। ये वो दास्तान है, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊंगा आपको। लेकिन ये चीज़ है कि 38,000 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम आया। और वो कहती हैं कि आप कह सकते हैं कि ट्रंप पेडोफाइल्स प्रोटेक्शन पार्टी का सरबराह है। ये इल्हान उमर ने, ये कांग्रेस वुमन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात की। और पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त ये एक तासुर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग शुरू की है, इसकी वजह एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना है। फिर जो ईरान में बच्चियों के कत्ल वाले मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला ना, वो गले पड़ गया। अब हर तरफ से ना सिर्फ मीडिया पे ये सवालात हो रहे हैं, बल्कि सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर कैसे झूठ बोल सकता है। जब अमरीकी वजीर दिफा से या बाकी लोगों से पूछा जाता है कि कितने अमरीकी फौजी मारे गए अब तक इस लड़ाई में, या कितने जख्मी हुए, नुकसान बता दो, तो वो उसके बारे में नहीं बता रहे। फिर हालत डोनाल्ड ट्रंप की ये हो गई है कि ईरान की फुटबॉल टीम को धमकी लगा दी, कहते नहीं, मैं वेलकम करता हूं ईरानी टीम को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हिफाजत के पेश नज़र यहां पे आएंगे। अब अंदाजा करें आप कि अमरीकी सदर को ये दावा करना चाहिए था कि ईरानी टीम खुलकर आए, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, और यही एक बड़े लीडर की निशानी होती है। लेकिन अमन के नोबेल इनाम के हकदार लीडर ने यह कहा कि फुटबॉल की टीम को भी धमकी लगा दी। यानी खेलों को तो आप दूर रखते हैं जंग से, सियासत से, लेकिन फुटबॉल टीम को भी धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये हालात है। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है और इसमें 2 ड्रोन्स रावलपिंडी में मार गिराए गए। पहले इतला आती है कि कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में दहशतगर्दी का बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, 7 अफराद जाँ बहक हुए, और ये रूटीन बनती जा रही है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। और ये काम पाकिस्तान की जर्नैलों ने किया था, जनरल बाजवा ने और जनरल नदीम अंजुम ने ये डिज़ाइन किया था। जनरल फैज़ भी एक दौर में इसका हिस्सा था। इमरान खान ने मना किया तो इमरान खान की हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ के जरिए से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए। अब भुगत रही है पूरी कौम। तो मामला यह है कि ये जो 2 ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंचे, ये रावलपिंडी तक आए कैसे? इनकी रफ्तार कोई जेट तैयारे जितनी तो नहीं है, ये इतना तेज तो नहीं आता। रास्ते में बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एयरपोर्ट पे गिर सकते थे, ये किसी जहाज़ को निशाना बना सकते थे, ये किसी और तनसीब को निशाना बना सकते थे। ये यहां तक पहुंचे कैसे? पहला सवाल तो ये है। और ये आए कहां से? दूसरा सवाल ये भी है, अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये नहीं बताया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान डायरेक्ट चला देता है ना, वो तो आसरा ही नहीं करता। उनको तो ऑर्डर दिया हुआ है, जनाब जो भी चीज़ हो पाकिस्तान में पटाखा चले फौरन आपने खाते में डाल। लेकिन मामला ये है कि कोई कंफर्मेशन तो आए ना, बताया तो जाए इसके पीछे कौन है, तंजीम कौन सी है। दाइश वाले हैं, अलकायदा वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, कौन है इसके पीछे? जो भी है उसका फिर नाम लिया। इसके पीछे इसराइल है, मुसाद है, कौन है? नाम लेना चाहिए ना, रॉ है इसके पीछे। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर होता है बार बार, और ये इस तरह ड्रोन रावलपिंडी तक पहुंच जाएं तो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये ड्रोन इतने वो काबिल ड्रोन नहीं थे, फारक किस्म के ड्रोन थे, तो इनका कोई तया पहुंचा करना मुश्किल नहीं था। तो ये 2 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। इनके पीछे कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को ताना दिया है कि इमरान खान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, 20 दिसंबर को इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी और उनका ट्वीट आया था। यह जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, यानी इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात होने के भी 2.25 महीने के बाद यह जंग शुरू हुई है। तो इमरान खान इस पर स्टेटमेंट कैसे दे दे? इमरान खान का तो लगभग कोई 2.5 महीने हो गए, 2.25 3 महीने हो गए, कोई एक स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। वो इसके ऊपर स्टेटमेंट कैसे दे दे?
अखबार उसको नहीं मिलता, टीवी उसको नहीं मिलता, तो वो कैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दे। माजी में उसने हमेशा स्टेटमेंट दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ तो बाहर है, अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और सांस भी लेता है, बेहतरीन है, अपने रिश्तेदारों से, पार्टी वालों से मिलता भी है और शानदार जिंदगी गुजार रहा है। तो जो आपका लीडर है उसने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? आपके लीडर ने अभी तक इसराइल को बराह रास्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक बोर्ड ऑफ पीस से निकलने का फैसला क्यों नहीं किया? और शहबाज शरीफ ने अभी तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया और अमन का नोबेल इनाम वापस लेने का ऐलान क्यों नहीं किया, जब ईरान के अंदर 168 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 12 साल तक है, उन्हें बेदर्दी के साथ मिसाइल मार के कत्ल कर दिया गया। ये तो बाहर है ना, जरदारी तो बाहर है, नवाज शरीफ तो बाहर है, फजलुर रहमान तो बाहर है, एएनपी बाहर है, एमक्यूएम बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर है, बिलावल बाहर है, मरियम, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। लेकिन नहीं बोलेंगे। इमरान खान से तवक्को करेंगे, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी मुलाकातें बंद की, छोड़ के देखो, बाहर निकालो और 2 घंटे के अंदर ले लो जो स्टेटमेंट लेना है। जो सवाल पूछोगे डट के उसी वक्त जवाब देगा। आप भी जानते हैं इमरान खान को, हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी और का वाकफ है या नहीं, इमरान खान का ठीक ठाक वाकफ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।